नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो अब हम मिलते हैं यशोदा शुक्ला जी से। आप स्कूल में टीचर से लेके प्रिंसिपल से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सफ़र आपने तय किया, यानी कि आपने एक छोटे से स्टैंड किया है। यानी आप टीचर रही, सबसे पहले आपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझा और वहाँ से फिर आपने धीरे धीरे टीचर की साइकोलॉजी को समझना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद आफ्टर ऑल जब आपको अनुभव होता है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाती हैं, तो फिर आपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ आप भाजपा में भी समाज सेविका, भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री मेन बॉडी में रही, समाज सेविका रही, समाज सेवा का बहुत ही अंदर भाव है और समाज सेवा करती रही हैं। 2018 से आप सेवारत हैं अभी तक। इससे पहले कई जिलों में सदस्य, मंत्री आदि पदों पर भी आप सेवारत रही हैं। जिला अमेठी में आप 2014 से 2018 तक महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करती रही हैं। तो आप इतने अच्छे पदों पर रही हैं। आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आप एक एजुकेशन प्रोफेशन से हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं यशोदा जी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि जिस प्रकार से इस समय प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इतना अच्छा देश के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। कभी उन्होंने पक्षपात नहीं किया, कभी किसी को भी जातिगत दृष्टिकोण से या कभी ऊंच नीच दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने 4th क्लास को भी हमेशा उनके पैर धो करके उन्होंने ये समानता का भाव लाया कि अगर आप इस तरह से सफाई का भी काम कर रहे हैं तो भी आप कहीं से किसी से छोटे नहीं, आप हमारे लिए इक्विवेलेंट हैं। और उन्होंने उनके पैर छुए। इसके बावजूद भी अगर विपक्ष जो हमारे देश में बहुत सारी पार्टी चल रही है, देश के विकास को ना सोचते हुए एक स्वार्थ सिद्धि कहा जाए और उसके लिए सब लोग अपनी अपनी पार्टी बना लेते हैं, तो उस पार्टी में इस समय राहुल गांधी का ये मुद्दा चल रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के माता जी को गाली देते हैं और वो भी भरे मंच से और इतने बड़े संसद भवन से। तो क्या ये उचित था? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आम जो पब्लिक होती है, आम जनता, उसमें अगर कोई किसी की माँ को कोई शब्द कहता है तो लोग कितने आक्रोशित हो जाते हैं, कितने अग्रेसिव हो जाते हैं। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठने वाले व्यक्तित्व की माँ के विषय में अपशब्द कहना, ये कहाँ तक उचित है और इस पर आप क्या राय रखना चाहेंगी? और उसके साथ साथ जब से आपने अपना टीचर का प्रोफेशन शुरू किया था, तो कुछ ये 2-4 मुद्दे हैं जिस पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि टीचर लाइफ में आप जब थी तो आपको कैसा अनुभव रहा, आपको बच्चों के साथ का कैसा अनुभव रहा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। और मैं आपके चैनल को पहले तो साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज आप मेरे समक्ष उपस्थित हुई हैं, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैंने अपना करियर एक टीचर से शुरू किया, तो वो मेरा अनुभव कैसा रहा जी, तो मैं आपको बताऊं, मैं संघर्षों का पर्याय रही हूँ। मेरा जन्म जिला अलीगढ़ के एक छोटे से गांव आमा मदापुर में हुआ। 4 भाई 3 बहन 7 बच्चों के बीच में मेरा लालन पालन हुआ। मेरे पिताजी राजनीतिक थे, ऐसे राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता गांव आमा मदापुर के 20 साल गांव प्रधान रहे। उनके विपक्ष में कोई खड़ा भी नहीं होता था और पहले यूँ ही लोग जीत जाया करते थे। तो सेवा का भाव मेरे अंदर मेरे पिता से आया, वही गुण मेरे अंदर भी आया बचपन से ही। बचपन में मेरा एक सपना था और मैं अपने पिता से कहा करती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी और पढ़ाई करके IAS या PCS बनूँगी और आपका नाम ऊँचा करूँगी। तो मेरे पिता कहा करते थे कि शादी करना कोई ज़रूरी नहीं। तो इसके लिए मेरी माँ उनको डांटती थी, कभी कभी लड़ भी जाती थी कि आप बच्चे के मन को बिगाड़ रहे हो, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो और बच्चे के मन में ऐसी भावना बैठ जाएगी, आप लड़की को बिगाड़ रहे हो। तो कहते थे कि नहीं है, हम बिगाड़ नहीं रहे हैं, उसका मन है तो वो बनेगी और हम जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। और क्या ज़रूरी है कि लड़की पैदा हुई है तो घर का ही काम करे? अरे वो 4 नौकर रखने की अवस्था में होगी तो ज़रूरी है वो खाना बनाए। तो हमको घर का कामकाज करने में कभी रुचि नहीं रही थी और हमेशा से बाहर पढ़े, अलीगढ़ में पढ़े। और जब हम पढ़ाई कर रहे थे और मैं BA में थी, 2nd ईयर में 1988 में, तभी मेरे पिता का निधन हो गया और वहाँ से मेरा संघर्ष का दौर शुरू हो गया। जैसे तैसे मैंने अपना BA कंप्लीट किया और मैं खुद ही ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपनी शिक्षा को आगे जारी रखा। उसी पैसे से मैंने इंग्लिश में MA किया अलीगढ़ से और उसके बाद मैंने
जॉब की, और जॉब भी मैं ऐसी की कि मैं सुबह कॉलेज जाती थी, और एक स्कूल था जवाहर पब्लिक स्कूल के नाम से अलीगढ़ में, जिसमें मैंने पहली जॉब की, और वो विद्यालय शाम में शुरू होता था, तो मेरी 12 से 4 ड्यूटी वहाँ रहती थी, और मैं कॉलेज करने के बाद सीधी स्कूल पहुँचती थी, और मेरी पहली तनख्वाह 900 रुपये थी। वो 900 रुपये मेरे लिए बहुत अच्छी कीमत रखते थे, क्योंकि उन्हीं 900 रुपये से मैं अपना सारा अपना जीविका का संचालन करती थी, और मैं पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, और फिर धीरे धीरे मैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि इंग्लिश को मैंने अपना शस्त्र बना लिया। इंग्लिश को ही मैंने वरीयता दी, इंग्लिश में एमए की, और इंग्लिश में फ्लुएंट बोलना शुरू कर दी। मैं जब पढ़ाती थी तो मैं हिंदी नहीं बोलती थी। ईश्वर की कृपा रही कि जिस चीज़ में मैं प्रयास करती रही, और इसी इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश स्पीकिंग के माध्यम से मैं जॉब करती रही, और मुझे ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी नाम का एक स्कूल मिला है अलीगढ़ में, जो मैंने 2000 में ज्वाइन किया, और 2007 तक मैंने वहाँ जॉब किया। वो एक वैसा विद्यालय है अभी भी, अलीगढ़ का एक मशहूर विद्यालय है इंग्लिश मीडियम, कि जहाँ से मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, और वहाँ से मेरी अच्छी सैलरी मुझे मिलने लगी। फिर मैं धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी, और उसी से अपना आजीविका निभाने लगी। घर की भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी जो पिता छोड़ गए थे, मुझसे छोटी 2 बहनें थीं, माता जी थीं, बीमार रहती थी, तो कुछ जिम्मेदारी उन्होंने मरते समय मुझे दी थी कि बेटा घर में सबसे समझदार और पढ़ी लिखी बेटी तुम हो, अपनी माँ का ध्यान रखना। बस उसी चीज़ को मैंने अपनी जीवन का उद्देश्य बना लिया, और मैं अविवाहित रह करके ज़िंदगी को आगे चलाने लगी। शादी वादी का विचार भी नहीं करी कि जब तक मेरी माँ जिंदा है मुझे उनकी सेवा करनी, ये मुझे मेरे पिता दे कर गए हैं। धीरे धीरे मैं चलने लगी। मेरी दोनों छोटी बहनें थीं, उनकी शादी वादी की व्यवस्था हम सब भाई बहनों ने मिलकर की। उनकी शादी हो गई, मैंने अपनी शादी नहीं की, तो गांव में इसका बड़ा विरोध हुआ कि बड़ी लड़की ने शादी नहीं की, और 2 छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई। लेकिन विरोध और आलोचनाओं से मैं कभी डरी नहीं। यदि मैं ऐसा डरती तो शायद आगे न बढ़ती, क्योंकि मेरे साथ की कोई भी लड़की हाई स्कूल से ज़्यादा नहीं पढ़ी थी गांव में। लेकिन मेरे पिता के इतने अच्छे विचार थे कि मुझे अच्छी शिक्षा उन्होंने दिलाई। उसी शिक्षा का ये प्रभाव है कि मैं अच्छे से पढ़ी और जीवन में आगे बढ़ी। धीरे धीरे मैं काम करती रही, अलीगढ़ में काम की, फिर हाथरस में 2 स्कूलों में प्रिंसिपल रही, और एक सीपीएस स्कूल था बीएड कॉलेज, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रही, सारी व्यवस्था देखती थी। उसके बाद में चलते चलते 2013 में मेरी माँ का निधन हो गया, और फिर मैंने वहाँ से रहना ही छोड़ दिया। मैं 2013 में लखनऊ आ गई, और वहाँ से मैं जो है आगे काम करने लगी और आगे बढ़ने लगी। फिर 2014 में इसी यात्रा में चलते चलते मैं अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज में आई, और यहाँ रह कर के मैंने कार्य किया, और सब जगह मैं देश हित के कार्य से जुड़ी रही। मेरा समाज सुधार करने का एक अलग ही तरीका था, और वो ये था कि महिला शिक्षा को मैं जागृत करती थी, जागरूक करती थी। क्योंकि जो कठिनाइयाँ मैंने गांव में पाई थी पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो कोई भी मुझे ऐसी परेशान महिला दिखती थी, कोई बेटी दिखती थी, कोई बहन दिखती थी, तो मैं उसका सहयोग करती थी। और मैं इन कुरीतियों के खिलाफ थी, समाज की सेवा करना चाहती थी, और 2 ही चीज़ लेकर के कि बेटा बेटी में पढ़ाई का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, दूसरे उनके लालन पालन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, और जो तीसरी जो अवधारणा है कि बेटी है, हाई स्कूल इंटर कराओ, पढ़ा दो, चिट्ठी लिखने लाए तो शादी कर दो, ऐसा नहीं है। आजकल बेटियां भी आप उनको अच्छे से पढ़ाइए, वो आपके पैसे का सदुपयोग भी करेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आपका नाम भी आगे रोशन करेंगे, और आपके दुख दर्द को भी समझेंगे। आपने जो पैसा खर्च किया उसका सदुपयोग बेटियां ही करती हैं। इस तरह से मैं पढ़ती रही और आगे बढ़ती रही, बीएड भी किया, अपने घर से भी जुड़ी रही। उसके बाद मैं गौरीगंज में आई, और गुरुकुल ज्ञान अकेडमी में मैं प्रिंसिपल। वहाँ से मेरा एक नया और सफ़र शुरू हुआ कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया कि मैं सुबह 7:30 से लेकर के 3 बजे तक तो विद्यालय का कार्य करती थी, और उसके बाद समाज में पूरी तरह रम गई। वहाँ गुरुकुल ज्ञान अकेडमी में मेरे स्कूल में 3 से लेकर 5 बजे तक हज़ारों बेटियाँ, बहुएँ, सब महिलाएं आती थी, जिनको मैं फ्री में प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाती थी, जिसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई था,
3-3 महीने के ये प्रशिक्षण होते थे, जिसमें ब्यूटिशियन का कोर्स था। और जो बेटियां पढ़ रही थी उनको इंग्लिश में खुद पढ़ाती थी निःशुल्क। और साथ ही साथ कुछ बच्चे कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते थे, तो उनको 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी मैं गुरुकुल ज्ञान अकेडमी में करती थी। वहाँ के जो संस्थापक थे ओपी सिंह जी, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, वो मुझे इन सब कार्यों में बहुत सपोर्ट करते थे। उनका पूरा सहयोग रहता था और कहते थे आप जो करना चाहे करिए, ये विद्यालय आपका है और जो हमसे हो सकेगा हम भी आपको सपोर्ट करें। इस तरह मैं वहाँ कार्य करती रही और 2018 तक वहीं कार्यरत रही। तो मैंने ये जीवन बड़ा संघर्षों से देखा है, हमेशा अपने लिए रास्ते खुद बनाए हैं और उन रास्तों पर खुद ही चल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बाद अचानक से मेरे जीवन में एक और नया मोड़ आता है कि 2018 में विद्याशंकर शुक्ला जी हैं, प्रतापगढ़ के निवासी हैं, आप रेलवे से रिटायर्ड हैं और आपसे मेरी मुलाकात होती है और आपके साथ मेरी शादी हो जाती है। तो यहाँ से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। हाँ, कि मैंने जो भी संघर्ष किए थे या ईश्वर ने, मैं तो माध्यम मात्र से, मुझसे जो भी कुछ अच्छा कार्य कराया, जनता की सेवा की, मैं अपनी सैलरी से लड़कियों की फीस भर देती थी, कोई परेशान होती थी या वो आके मुझे बताती थी अमेठी में कि दीदी हमारी मम्मी हमको अब नहीं पढ़ने दे रही हैं, हमारी शादी कर रही हैं, तो मैं घर तक जाती थी, उनकी माता पिता को समझाती थी कि आपने जो परेशानी उठाई आपकी बेटी ना उठाए, कि हम मैडम खर्चा नहीं दे सकते। मैंने कहा बहुत से बहुत फीस 6,000, 7,000, 8,000 ऐसी हुआ करती थी एक साल की, तो मैं ही भर देती थी कि आप खर्चे के लिए मत डरिए, लेकिन बेटी आपकी टैलेंटेड है तो इसे पढ़ने दीजिए। ईश्वर का वरदान था कि मैं अपना धीरे धीरे अपने भी खर्चे करती रही और उसी में से जो मुझसे बन पड़ा समाज का सहयोग भी करती रही। और उसके बाद से मैं प्रतापगढ़ में आ गई शादी हो करके, तो यहाँ से तो मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया। मैं पूरी तरह से समाज को समर्पित हूँ। पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती हूँ, जो एक राष्ट्रहित की पार्टी है, जो देश निर्माण का कार्य कर रही है। और पहले मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में महामंत्री हुई, उसके बाद मैन बॉडी में जिला मंत्री के रूप में 7 वर्ष से कार्य कर रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन दे चुकी हूँ। मेरे पति भी इस काम में मेरा पूरा सहयोग करते हैं और जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, जो कार्य मुझे सौंपा जाता है, बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं करती हूँ, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य है कि मेरा देश उन्नति करेगा तो मैं भी उन्नति करूँगी और मेरा पूरा देश के नागरिक उन्नति करेंगे। जहाँ तक आपने मुझसे सवाल पूछा था कि विपक्ष प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देता है, तो ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इसकी जितनी कठोर शब्दों में मैं निंदा कर सकती हूँ उतनी मैं निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ ऐसे कथन की, ऐसी गाली गलौज की, कि ये हमारी सभ्यता और संस्कार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कोई ऐसा पद नहीं है कि कोई आदमी अपनी इच्छा से आ जाए। इस देश की जनता ने उनको जनादेश दिया है, अपना मत दिया है और चुनाव करके उनको इस गद्दी पर पहुंचाया है और देश का प्रधानमंत्री बनाया है। ये तो विपक्ष की हताशा और निराशा है और ये तो उनका हमेशा से संस्कार रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो गालियों को भी आभूषण बना लेते हैं और आज से नहीं, विपक्ष तो उनको हमेशा से हमलावर रहा है, मौत का सौदागर और जाने क्या क्या, उनको चौकीदार, चोर और भी बहुत सारी ऐसी गालियां हैं जो वो कहते रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, इनसे जनता जरूर आहत है, कार्यकर्ता आहत है और इन सारी चीज़ों का बदला देश उनको देगा और हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, वो जैसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी, राहुल गांधी ने अपने माँ की कभी कोई सेवा नहीं की, माँ का सम्मान नहीं किया, तो वो माँ का सम्मान जानेंगे क्या? तो जो उनका सभ्यता और संस्कार है वो उतना ही बोल सकते हैं। और जहाँ तक मोदी जी की माताजी का सवाल है, तो मोदी जी की माताजी किसी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, वो पूरे राष्ट्र की माता थी, जिन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो भारतीय संस्कृति और सनातन की सरकार को लेके चल रहे हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, देश सेवा के कार्य में लगे हुए हैं हम सब और यही कार्य, यही हमारी उद्देश्य है, यही हमारी नीति है और यही हमारी नीयत है। तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, वो गालियाँ दे रहे हैं तो ये गालियाँ उन्हीं के लिए हैं और इसका बदला देश देगा उनको, 2027 में भी देगा और 29 में भी देगा।
और ये गालियाँ ही उनके पास रह जाएंगी, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। और मोदी जी का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गालियाँ तो उनके लिए आभूषण है, गहना है। ये गालियाँ देते रहेंगे, जितनी ये गालियाँ देंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई। और ये बहुत अच्छा लगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप लोग ये सोचते हैं कि जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ ऐसे ही होते हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होता है। तो देखिए हमारे सामने एक मात्र शक्ति ऐसी उदाहरण में बैठी हुई है जिन्होंने हमेशा से एजुकेशन लाइन को ही अपना कैरियर बनाया, और एजुकेशन लाइन से टीचर से लेकर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और उसके बाद हर जगह उस राष्ट्रहित की पार्टी में वो सेवारत रही। और देखिए कार्यकर्ताओं के अंदर भी कितना धैर्यपूर्ण है। जैसा कहते नहीं है, जैसा वृक्ष होता है वैसे ही फल होता है और वही शाखाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माता जी के लिए ऐसे अपशब्द सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि वो नामदार हैं और हम कामदार हैं। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली। उसी प्रकार से उनके कार्यकर्ता भी देखिए कितने धैर्य के साथ कह रहे हैं कि आप उनको कुछ भी कहते रहिए, वो सारे शब्द उनके लिए आभूषण की तरह है। तो जो इतना धैर्य रख सकता है, जो पार्टी इतना धैर्य रख सकती है, जो कार्यकर्ता इतना धैर्य रख सकते हैं, तो आप विचार कर सकते हैं कि ऐसी पार्टी, ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कितने लाभप्रद हैं। तो इसी तरीके की और जानकारी के लिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद रचना जी। वाह बेटा।